हमारे कॉलेजेस होते हैं, यूनिवर्सिटीज होती हैं, हम्म, क्या वो लोग हमें रिस्ट्रिक्ट कर देती हैं इस चीज से कि हम कुछ इमेजिन कर सकें? सिखाना है। उसने भी कुछ बोल दिया। संडे भी काम करना चाहिए, नहीं तो बीवी का शकल कब तक देखोगे, ऐसा कमेंट किया उन्होंने। शाम को 5 बजे लोग घर चले जाते हैं। इंडिया में कभी सोच भी नहीं। टीचर की सैलरी 70,000 से कम नहीं होती है। वही 10-15 कॉलेज तो बंद क्यों नहीं करते उसको? वो सबसे ज्यादा बेवकूफ बनाता है, क्योंकि पेरेंट्स पैसा देने वाले हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक और नए और शानदार पॉडकास्ट में, जिसमें आज हम लोग बात करेंगे सौरभ से, जो कि एक प्लेसमेंट एक्सपर्ट भी हैं और एजुकेशन से रिलेटेड बहुत ज़्यादा नॉलेज रखते हैं और उस पर बात भी करते हैं। सोशल मीडिया पे भी बहुत एक्टिव रहते हैं सौरभ। मैंने खास करके सौरभ को इसीलिए इनवाइट किया था क्योंकि मैं एक कमेंट में कहीं कुछ पढ़ रहा था, फिर मैंने प्रोफाइल देखी एंड मुझे लगा कि एजुकेशन से रिलेटेड काफी अच्छा नॉलेज सौरभ को है, तो हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। और बहुत सारे जो पेरेंट्स होते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, जिनको बहुत सारे मिसकंसेप्शंस होते हैं एजुकेशन से रिलेटेड, जो प्लेसमेंट्स होते हैं या और भी चीजें होती हैं इससे जुड़ी हुई, तो वो सब भी हम लोग बात करेंगे। और मैं बहुत सारे टॉपिक्स को टच करने की कोशिश करूंगा, चाहे वो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हो, चाहे वो कोई डॉक्टर बनना चाहता हो, मेडिकल का हो, चाहे टीचर बनना हो किसी को, तो उन सभी के बारे में हम लोग बात करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं सर सौरभ, आपसे कि पहले आप थोड़ा सा अपने बारे में ओवरव्यू दे दीजिए, जो भी मुझसे छूट गया हो, तो इसके बाद हम लोग प्रोसीड करते हैं। आपने तो ऊपर ऊपर सब कुछ बता दिया था मयंक। मैं प्लेसमेंट से जुड़े हूँ, काफ़ी साल हो गया, करीब 20-25 साल से मैं ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिसर हूँ। डेजिग्नेशन कुछ भी रहता है, कभी हेड, कभी डीन, ऐसा अलग अलग होते हैं, लेकिन प्राइमरीली जो बेस होता है वो ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिसर का ही होता है। और इस फील्ड में मैंने ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट से काम किया, पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट से काम किया, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, डिप्लोमा, आर्किटेक्चर, फैशन, ग्राफिक डिज़ाइन, अलग-अलग कॉलेजेस में अलग-अलग स्ट्रीम्स, वर्टिकल्स के लिए मैंने स्टूडेंट्स को जॉब्स के लिए, ट्रेनिंग के लिए जानकारी दिया है, कंपनीज़ को बुलाते थे। तो ओवरऑल देखा जाए तो इस फील्ड में जो एक्सपीरियंस चाहिए स्टूडेंट्स के लिए, वो है मेरे पास। तो ओके। अभी हो गया 20 20-25 साल। जी सर, तो आपको अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। मैं आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल देख रहा था, तो हाँ। बैनर जो लिंक्डइन का होता है उस पे एक चीज कोट लिखा हुआ था, कैन यू इमेजिन। हुँ। तो इसी से मैं स्टार्ट करता हूँ कि जो हमारे कॉलेजेस होते हैं, यूनिवर्सिटीज होती हैं, हुँ। क्या वो लोग हमें रिस्ट्रिक्ट कर देती हैं इस चीज से कि हम कुछ इमेजिन कर सकें? क्योंकि मैं ये इस चीज इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब भी कॉलेज में हम जाते हैं, स्कूल की तो चलो बात छोड़ दीजिए, वो तो बेसिक नॉलेज है, बट जब भी हम कॉलेज में जाते हैं, यूनिवर्सिटीज में गए, तो हमें बुक्स पकड़ा दी जाती हैं। जो प्री डिफाइंड करिकुलम है वो हमें प्रोवाइड कर दिया गया। आप उसको पढ़िए, एक्स्ट्रा कुछ मत पूछिए, प्रैक्टिकल नॉलेज तो होती नहीं है। बुक्स पढ़िए, आइए, रट्टाफाई करिए, एग्जाम दीजिए, पास हो जाइए, चले जाइए। अब जब हम जॉब में जाते हैं, एक्चुअली में आपको भी पता होगा कि स्टूडेंट्स को आई थिंक बहुत कम नॉलेज होती है किसी भी चीज जो एक्चुअली में वर्क होता है। तो क्या हम लोग इसी चीज को आप थोड़ा सा डिफाइन करिए, क्या हम लोग को सोचना सिखाया नहीं जाता या हमें सिखाना जाना चाहिए कॉलेजेस में भी ये चीज? मैं कैसा है कि जब स्कूल में रहते हैं हम लोग, स्कूल में जब रहता है एक प्री डिफाइंड सिलेबस होता है, जिसका बेसिस पे एग्ज़ाम्स होते हैं और क्लास में प्रमोशन मिला जाता है। ये जो कॉन्सेप्ट आजकल आया है डिज़ाइन थिंकिंग आजकल काफ़ी सारे अंडर ग्रेजुएट कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में प्रमोट कर रहा है, पढ़ा भी रहा है, अच्छा है। पोस्ट जी। ग्रेजुएशन में भी है। लेकिन इस कॉलेज वालों ने जब एक अपना कॉलेज के लिए स्टूडेंट्स का एडमिशन प्लान करते हैं फ्यूचर के लिए, तो वो लोग डिज़ाइन वर्कशॉप्स लेके अलग-अलग स्कूल में जाते हैं, प्राइमरी स्कूल्स में, मिडल स्कूल में, हाई स्कूल में जाते हैं, बच्चे लोगों को बताता है डिज़ाइन थिंकिंग क्या है। लेकिन ये अच्छा चीज़ है, लेकिन जब स्कूल में देखा जाए तो हमारा जो इमेजिनेशन है, जो जिसके बारे में आप पूछा, मेरा बैनर, लिंक्डइन बैनर का रेफ़र करके,
इमेजिनेशन इज़ समथिंग व्हिच इज़ इट्स एट अ प्रीमियम। आई मीन लोगों का क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन चला गया आजकल। आई मीन रेडीमेड सॉल्यूशंस, नोट्स, यही सब चीज़ों में ध्यान ज़्यादा दे रहा है। जस्ट मेमोराइज़ करो और कुछ भी लिख के आ जाओ। उसका एप्लीकेशन पे किसी का नज़र नहीं है। दे आर नॉट बॉदर्ड एक्चुअली एप्लीकेशन क्या होता है। एक्चुअली आई डोंट ब्लेम द स्टूडेंट्स, दैट इफ दे आर ट्रेन्ड, राइट फ्रॉम द स्टार्ट टू अप्लाई व्हाटएवर दे आर लर्निंग, देन थिंग्स आर गोइंग टू बी डिफरेंट। लेकिन मैंने, आई मीन विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू द टीचिंग कम्युनिटी, माई सेल्फ बीइंग अ टीचर एज वेल, मैं ये मानता हूँ कि आजकल कोई भी कॉलेजेस में खास करके मैंने देखा है, मैं टीच स्कूल में टीचर्स का कुछ स्कूल्स बहुत अच्छे हैं, टीचर्स भी अच्छे हैं, लेकिन कॉलेजेस के बारे में बताऊँ तो पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे भी मैंने देखा है कि टीचर्स को कुछ चीज़ आते नहीं है। तो जब स्टूडेंट्स क्लास में कोई प्रॉब्लम इशू रेज करते हैं, तो टीचर्स जवाब देते हैं, वी विल गेट बैक टू यू। और ये वी गेट बैक टू यू वो दिन कभी आता नहीं है। पहले बात। दूसरा बात ये है कि स्टूडेंट्स को ये नहीं सिखाया जाता कि ये जो कॉन्सेप्ट है इसका एप्लीकेशन कहाँ पे है, कैसे यूज़ करना है। लैब में जाके बोलता है गूगल सर्च करके प्रोग्रामिंग करो। लैब्स आर नॉट मेंट फॉर गूगल सर्चेस। आई मीन दैट कैन बी डन बाय द स्टूडेंट्स एट होम। व्हाई शुड दे गो टू अ कॉलेज? तो ये एक दूसरा चीज़ होता है। तीसरा चीज़ अगर कॉलेज लेवल से दिखाया जाए, बिकॉज़ मैं कॉलेज लेवल से पहले बात करूँ बिकॉज़ आई नो दिस डोमेन प्रीटी वेल। तो कॉलेज लेवल में क्या होता है कि जो टीचर्स होते हैं, टीचर्स का फॉरेन कंट्रीज में देखा जाए, प्रोफेसर्स आर इन्वॉल्व इन कंसल्टिंग असाइनमेंट्स, कंपनीज के साथ मिलकर कंसल्टिंग असाइनमेंट काम करते हैं। इंडिया में वो कॉन्सेप्ट ज़्यादा है नहीं। आईआईटी आईआईएम में हो सकता है, है वहाँ पे इनफैक्ट। लेकिन बाकी कॉलेजेस में, टायर टू टायर थ्री कॉलेजेस होते हैं, वहाँ पे कोई भी टीचर किसी भी कंपनी के साथ जुड़े हुए नहीं है, कुछ काम नहीं करते हैं। वो जो 10 साल पहले, 15 साल, 20 साल पहले जो पढ़ के आए हैं, डिग्री ले लिया, कॉलेज में घुस गया, टीचिंग लाइन पे आ गया, वही उसी को ही साल भर वो रिसाइकिल करते रहता है। नोट्स, लेक्चर्स, वही चीज़ बार-बार रिपीट कर रहा है। तो उनका नॉलेज, कैपेबिलिटी, कॉम्पिटेंसी बहुत रिस्ट्रिक्टेड हो जाता है। अगर मैं ज़िंदगी भर सिर्फ़ नट बोल्ट फिक्स करते रहूँगा, तो मेरा एक्सपर्टीज़ नट बोल्ट पे ही है। और एक्सपर्टीज़ नहीं बोलूँगा, वो एक हैबिट बन जाता है, रोबोट की तरह काम करता है। उसका नट बोल्ट को डिज़ाइन चेंज करने का या कहीं और फिक्स हो सकता, वो प्रोफ़ेसर नहीं सोचते हैं। तो दैट इज़ द थिंग। तो स्टूडेंट्स को जब ये लोग क्लास में जाकर ट्रेन करते हैं, तो स्टूडेंट्स को वो सिखा नहीं पाता है कि भाई तुम कुछ और सोचो, बड़ा सोचो। ये बड़ा सोचने वाला चीज़ टीचर्स का मुँह से नहीं निकालता है, क्योंकि उसका दुनिया बहुत छोटा है, उसका लिमिटेशंस बहुत है। तो मुझे लगता है कि एआईसीटी, यूजीसी, ये जो बॉडीज़ होते हैं, इनको हर साल टीचर्स को मैंडेटरीली, टीचर्स को कुछ ना कुछ कंसल्टिंग असाइनमेंट्स करके दिखाना चाहिए। इनको उसका रिव्यू उसका बेसिस पे होना चाहिए। पर कॉलेज में कितना स्क्वायर फीट है वो नहीं देखना चाहिए। दैट इज़ यूज़लेस। हर साल वो सेम ही रहता है। एक आध ईंट कम हो जाएगा, दीवार से गिर गया ईंट, बात अलग है, लेकिन बाकी सब कुछ सेम ही रहता है। तो इंस्टेड ऑफ लुकिंग रनिंग आफ्टर स्क्वायर फीट, ज़मीन किसका नाम पे है, तुम टीचर्स कितना कंसल्टिंग असाइनमेंट, कितना रेवेन्यू जनरेट किया, उस पे फोकस करो। रेवेन्यू जनरेट इज़ द इंडेक्स कि वो टीचर खुद काम कर रहा है या कॉपी पेस्ट वाला काम कर रहा है। तो दैट इज़ व्हाट द यूजीसी आईसीटी शुड फोकस ऑन। स्कूल लेवल पे भी वैसा ही करना चाहिए। टीचर्स को क्लास में जाके थ्योरी मत पढ़ाओ। उसका देयर इज़ आजकल टेक्नोलॉजी की वजह से देयर इज़ अ ह्यूज स्कोप दैट इज़ देयर। आई मीन क्लास में ए फॉर एप्पल होता है, सबको पता है, बी फॉर बॉल सबको पता है। लेकिन ये एप्पल कौन-सा झाड़ में होता है, वो झाड़ कहाँ है, एप्पल ऑर्किड्स कहाँ पे है? वो स्टूडेंट्स को दिखाओ। यूज़ दैट इमेजिनेशन थिंग, शो हम्म, इट टू देम। देयर आर प्लेंटी ऑफ वीडियोज़ जो ऑनलाइन मिलता है। दिखाओ स्टूडेंट्स को, लेट देम थिंक, लेट देम ड्रीम। एक स्कूल लेवल पे ड्रीमिंग सिखाना चाहिए। सिलेबस कंप्लीट बाद में होएगा। उस ड्रीम करना सिखाओ, सपना दिखाओ, स्टूडेंट्स लोग अपने आप एप्लीकेशन समझ जाएगा और करेगा भी। करेक्ट करेक्ट, सही बताया सर आपने। अ, अ, आपको सब बुक्स पढ़ना पसंद है? बुक्स तो मैं पढ़ लेता हूँ। पहले मेरे पास लाइब्रेरी था, लेकिन आफ्टर माय डिवोर्स आई डोंट हैव टू मेनी बुक्स। हार्डली 2-3 है मेरे पास मुश्किल से। लेकिन पढ़ना अच्छा लगता है मुझे। अभी फ़िलहाल एक डायबिटीज़ का किताब पढ़ रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत सारे लोगों का डायबिटीज़ है। और उसमें एक बंदा, मिस्टर जोगलेकर, यूएस में रहता है, उसने एक किताब देखा, एक बुक स्टोर में देखा था, पूना में। तो उसने, अमेरिका में रहते हैं और उसका हाई डायबिटीज़ था, एंड उसने उसको कैसे रिवर्स किया,
उसका बारे में वो किताब है, एंड इट्स वेरी सिंपल स्टेप्स उसने कवर किया है। तो वो किताब मुझे अच्छा लगा। मैंने एक दिन देखा था और जब सैलरी आया कुछ हफ्ते बाद जाके खरीदा, बिकॉज़ इट्स रियली गुड बुक। तो ओके। मैं वही करता हूँ, जो मिलता है अच्छा लगता है मैं पढ़ लेता हूँ इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द सब्जेक्ट। मुझे ये मिस्टर हुसैन ज़ैदी का जो बुक्स है, मुंबई का अंडरवर्ल्ड का बारे में, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, बिकॉज़ ये जो बुक्स है, ये बुक्स पढ़ अंडरवर्ल्ड के बारे में सिर्फ नहीं है, मीन जो डॉन्स होते थे, हाँ, वो डॉन्स के बारे में नहीं है। इट इज अबाउट द हिस्ट्री ऑफ मुंबई, द कल्चर ऑफ मुंबई, एंड व्हेन वी रीड दोज बुक्स ईच एंड एवरी पेज, इट रिफ्लेक्ट्स अ वेरी डिफरेंट वर्ल्ड एट दैट टाइम, ये दाऊद का बारे में और भी हाजी मस्तान, ये सब जो लोग हैं, लकड़ावाला, पठान गैंग, हाँ, ये लोग जो थे ना, ये लोग हम बाहर से बहुत खराब लगता है लोग, हाँ, रेपुटेशन खराब है, काम भी वैसा करते थे लेकिन लेकिन इफ यू रीड अबाउट देम यू विल रियलाइज दैट दे आर वेरी रेस्पेक्टेबल पीपल एंड दे हैड सर्टेन एथिक्स। जैसा महिलाओं को बहुत रेस्पेक्ट करते थे, ये सारे लोग जितना भी बदमाश लोग हैं, ये महिला को बहुत इज्जत करते थे। और जो आजकल बाहर शरीफ लोग घूमते हैं ना, वो लोग इज्जत नहीं करते। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द गुड एंड द बैड। जिसको हम खराब सोचते थे वो उतना खराब नहीं है, और जिसको हम अच्छे सोचते थे वो उतना अच्छा भी नहीं है। ये किताब पढ़ने से पता चलता है, बिकॉज आज का जनरेशन में ये सब चीज पढ़ना बहुत जरूरी है, बिकॉज दैट्स अ डिफरेंट मुंबई ऑल टुगेदर। दैट्स अ वेरी डिफरेंट, जो कोई भी हिस्ट्री बुक में नहीं मिलेगा। तो मैं पढ़ लेता हूँ, जो मिलता है अच्छा लगता है पढ़ लेता हूँ। बुक्स वैसे भी मुझे लगता है सोशल मीडिया के आने से बुक्स रीडिंग वैसे भी लोगों की कम हो गई है। हाँ, बहुत। मैं परसों जो बुक स्टोर में गया था वो तो खाली रहता था, मतलब ह्यूज कलेक्शन ऑफ बुक्स दे आर सेलिंग। वो पब्लिशर भी है, बट पीपल हार्डली, मेरा रहते हुए सिर्फ दो तीन लोग ही आए ब्राउज करने के लिए कि कौन सा टाइटल है एंड ऑल दैट। बहुत कम लोग खरीदता है। आजकल हम्म। सोशल मीडिया में ज्यादा रहता है, रील्स ज्यादा चलता है, किताब कम बिल्कुल। बिकता है। अभी सर रिसेंटली आपने देखा होगा, आई थिंक इन्फोसिस के फाउंडर नारायण मूर्ति ने एक चीज बोली थी कुछ दिन पहले कि 70 आवर वर्क वाला कॉन्सेप्ट। आपका इस पे क्या टेक है? आपको क्या लगता है कि उसके बाद तो वो तो 70 आवर बोले थे, लेकिन उसके बाद एक स्टेप आगे एलएनटी का जो हेड है उसने भी कुछ बोल दिया। संडे भी काम करना चाहिए, नहीं तो बीवी का शकल कब तक देखोगे, ऐसा कमेंट किया उन्होंने। एंड ही इज फेसिंग अ लॉट ऑफ बैकलैश ऑन द नेट। सो मेरा ख्याल में देखिए, आई मीन आई गिव यू अ रियल एग्जांपल, मेरा मेरा वाइफ जो थे, शी वाज अ टेकी, एंड अच्छे कंपनीज में काम किया उन्होंने, ओरेकल जैसा कंपनी, कैपजेमिनाई, ऐसा सब कंपनी में काम किया, बड़े बड़े ब्रांड्स, दोज आर वेरी बिग ब्रांड्स। एंड ओरेकल वर्सेस कैपजेमिनाई अगर दिखा जाए, या कोई भी, पटनी, उस टाइम पे पटनी थे, पटनी सत्यम कंप्यूटर्स बाद में उसको एक्वायर किया, पटनी ने सत्यम को ले लिया। तो यू नो वर्क लाइफ बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज क्या होता है कि ये जो टेकी का लाइफ अगर दिखा जाए, कोई भी सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल, उनका हम्म, बर्नआउट बहुत होता है, बहुत जल्दी बर्नआउट हो जाता है। एंड हर एक टेकी को अगर आप बात करेगा ना, उनका मन में एक सपना होता है कि मैं एक रेस्टोरेंट खोलूंगा, रेस्टोरेंट खोल के बहुत पैसा कमाऊंगा। दे डोंट रियलाइज कि रेस्टोरेंट रात को 12-1 बजे तक बंद करना पड़ता है, उसका पहले होता नहीं है, मेहनत करना पड़ता है। वो उनको आईटी सेक्टर में एसी ऑफिस में बैठ के वो समझ में नहीं आता उन लोगों को, लेकिन सबका मन में वही है कि रेस्टोरेंट खोलूंगा, बहुत पैसा कमाऊंगा। बिकॉज दैट्स देयर ड्रीम, and burnouts are very fast in the tech sector, and in the non tech sector जो एल का चीफ बात कर रहा है या इन्फोसिस वालों ने बात कर रहा है, आई मीन हाउ मेनी पीपल स्टे ऑन इन दोज कंपनीज। जो हम फिगर्स दिखते हैं पेपर्स में कभी कभी कि इतना सारे लोगों को निकाल दिया, वो तो एक पार्ट है, लेकिन कितना सारे लोग खुद छोड़ देते हैं, वो कभी सामने नहीं आता है। वो कभी हम्म, सामने नहीं आता। कितना सारे लोग बेंच पे बैठा है, कितना सारे लोगों का प्रमोशन नहीं हो रहा है, फ्रस्ट्रेटेड है, लेकिन बिकॉज ऑफ द कमिटमेंट्स दे आर सिंपली गोइंग ड्रैगिंग देमसेल्व्स टू वर्क, स्पेंडिंग 8 आवर्स, 9 आवर्स, 10 आवर्स इन द वर्क प्लेस एंड कमिंग बैक होम रोबोटिकली, मैकेनिकली, बिकॉज कमिटमेंट्स है, किसी का होम लोन, कार लोन, फैमिली, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। सो लॉट ऑफ कमिटमेंट्स, तो कमिटमेंट का ये फाइनेंशियल बर्डन की वजह से लोग काम कर रहे हैं। सो ये जो बात बोल रहा है ना कि सैटरडे भी काम करना चाहिए, संडे भी काम करना चाहिए, ठीक है, कुछ-कुछ कंट्रीज़ में ऐसा होते हैं। लेकिन फॉर इंस्टेंस जापान में लोग काम करते हैं, वहाँ पे रिटायरमेंट एज नहीं है, और भी एक यूरोप में भी एक कंट्री है जहाँ पे रिटायरमेंट एज नहीं है। बट ठीक है, आई मीन उनका तो वर्क लाइफ बैलेंस होता है ना। फॉरेन कंट्री में शाम को 5 बजे लोग घर चले जाते हैं, इंडिया में कभी सोच भी नहीं सकता। हाँ, पब्लिक सेक्टर बैंक छोड़ के, कुछ-कुछ लोग वहाँ पे 4 बजे का पहले ही निकल जाते हैं।
तो वो रेयर केसेस है हाँ पब्लिक सेक्टर बैंक में, लेकिन प्राइवेट सेक्टर बैंक में तो नहीं है। वो 9 बजे निकालता है। एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई, कितना सारे प्राइवेट बैंक्स हैं। लोग रात लेट इवनिंग्स काम करते हैं एंड देन दे लीव देयर ऑफिस। सो वी कांट इवन थिंक अबाउट अ 9 to 5 जॉब इन इंडिया। होते नहीं, बिकॉज दैट्स द वे वी हैव डिजाइन द एंटायर इकोसिस्टम। दैट्स द वे पीपल हैव बीन ट्रेन्ड। एक ऑफिस का जो टॉक्सिक वर्क प्लेस बोलते हैं हम लोग, एक ऑफिस में अगर लोग ऐसा है ना मेंटली ट्यून्ड होके निकाल रहा है कि मुझे रात को 8 बजे तक काम करना है, 8:30 बजे तक काम, उसका पहले निकाल गया तो बॉस कुछ सोचेगा। वो जब छोड़ के दूसरा जगह पे जाते हैं एज अ हेड और सम वट एवर वर्टिकल हेड है जो भी, तो वो भी एक्सपेक्ट करते हैं कि उसके अंडर जो काम करे वो भी वैसा ही करे, एंड इट जस्ट पासेज ऑन। इट मूव्स ऑन फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर एंड देन द अदर। सो इट्स स्प्रेड्स लाइक कैंसर एंड दैट्स व्हाट हैपेंड इन इंडिया। अगर आज का तारीख में देखा जाए, एक टाइम होता था जब मेरा डैडी ग्लैक्सो में थे। ग्लैक्सो में 5 बजे के बाद यू शुड लीव ऑफिस, एंड इफ यू आर स्टेइंग देयर शुड बी अ वैलिड रीजन फॉर द ओवर टाइम, और ओवर टाइम के लिए पैसा मिलता था। तो ये बिना मतलब का तुम दिन में घूमोगे फिरोगे, चाय पियोगे, कैंटीन में टाइम स्पेंड करोगे और शाम का टाइम काम करोगे ओवर टाइम कमाने के लिए। दैट वाज नॉट द कल्चर एट ग्लैक्सो इन दोज डेज। ब्रिटिश टाइम पे बात कर रहा हूँ। ग्लैक्सो कलकत्ता में थे, अब मुंबई में। तो वहाँ पे इट वॉज डिस्करेज। मैंने रिसेंटली एक ऑफिस में गया था थाने बेलापुर, मतलब रिसेंटली बोले तो 2 साल पहले। थाने बेलापुर रोड में एक ऑफिस है, फॉरेन कंपनी। उनका टाइमिंग ही कुछ अलग है। 8 से 4, नाइन, नॉट 9 to 5 और 10 to 6, 8 से 4। 4 बजे व्हेन आई वाज लेट इन रीचिंग एक्चुअली। तो मेरे को लगा 4-5 बजे तक तो 6 बजे तक रहेगा। तो मैं जब 4 बजे गया तो नीचे देखा बस खड़े हैं, पूरा ऑफिस खाली, सब लोग जा रहे हैं। तो मैं बोला यार, जिंदगी में कभी ऐसा नहीं देखा, 4 बजे कोई जा रहा है पूरा ऑफिस छोड़ के। तो मुझे लगा कुछ मीटिंग वीटिंग होएगा या समथिंग, समथिंग ऑड इज। तो मैंने पूछा, जो बंदा से मिलने गया था उसको पूछा, तो बोलते नहीं, हमारा टाइमिंग है 8 to 4 है, एंड 4 बजे के बाद बसेस होता है, एसी बसेस टू ट्रांसपोर्ट द एम्प्लॉयज बैक होम, एंड दे कैन स्पेंड टाइम विद द फैमिली, एंड दैट वाज समथिंग व्हिच आई रियली लाइक। और सुबह 7 बजे, 6 बजे, जो भी जिसका टाइम है घर से निकालने का, बसेस रहता है। ऑफिस में आओ, ब्रेकफास्ट ऑफिस में करो। सो ऑल दोस फेस, सो दैट वर्क लाइफ बैलेंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो बोलता है, बोलने के लिए, बोलने में कुछ भी बोल सकता है। आई मीन, और एक एग्जांपल देता हूँ। ये रिसेंटली एल&टी का जो चीफ बोला, आई मीन दिस दिस एग्जांपल इज नॉट एप्लीकेबल फॉर एवरीबॉडी। ऐसा नहीं कि मैं ब्लैंकेट स्टेटमेंट कर रहा हूँ, बट जनरली एज अ वन ऑफ केस मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि मैं किसी को जानता हूँ, सीनियर पर्सन, डायरेक्टर लेवल का, कोई एक सिमिलर कंपनी से है, मल्टीनेशनल। उसका फैमिली साउथ में कहीं पे रहते हैं। ही इज इन और शी इज इन मुंबई। वीकेंड्स पे दो चीज उसका बारे में खासियत है, वो बंदे का। दो चीज, वो और उसका कलीग, मतलब उसका टीम में से ही किसी और ने, दोनों मिलके एक साइड में बिजनेस खोला है, और वो बिजनेस किसी थर्ड पार्टी से सेम कंपनी को माल सप्लाई कर रहा है। समझे? सो दैट इज वन वन ऑफ द थिंग्स दैट ही इज डूइंग। सेकंड थिंग, his family being in the south, he is alone over here. Company provided accommodation, fabulous luxury apartment, गाड़ी, सब कुछ है, पैसे का कमी नहीं है, सैलरी बहुत हाई है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। तो ये जो कह रहे हैं ना कि पूरा दिन ऑफिस में निकालो, वीकेंड्स पे ऑफिस पे निकालो, यही होता है अल्टीमेटली। अल्टीमेटली यही होता है कि ये जो गलत चीजें होता है ना, गलत चीज में फायदा लोग लेने लग जाते हैं, बिकॉज दे फाइंड द लूप होल्स। हमारा इंडियन दिमाग है, जुगाड़ू मेंटेलिटी इज व्हाट वी आर बॉर्न विथ। तो हम जुगाड़ू मेंटेलिटी अप्लाई करता है और ढूंढ लेता है लूप होल्स किधर है, और उसको गलत फायदा उठाता है। तो ये सब मैं बोलने अभी के लिए होता है। 12 घंटे, 12 घंटा तो छोड़ दो, 90 घंटा काम करो, ये करो वो करो, सब खुद खुद का मैं पाँव में कुल्हाड़ी मार रहे हैं। मैं अभी रिसेंटली कल ही एक वीडियो देख रहा था, जो एक फीमेल थी जो माइक्रोसॉफ्ट में पहले वर्क करती थी। तो उसने बताया कि मतलब कितनी डिफरेंट, मैंने उसकी बात मतलब जब सुनी, इसके बाद में सोचा कि कितना डिफरेंस है हमारे जो छोटी कंपनीज हो सकती हैं या इंडिया में जो भी बड़ी कंपनीज है, बाकी जो गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, जो हम लोग सबसे प्रीमियम एक तरीके से समझ, वहाँ उन्होंने बताया कि वर्क कल्चर मतलब बिल्कुल डिफरेंट है। वहाँ आपसे कोई टाइमिंग से तो कोई मतलब ही नहीं है उनको। आप आइए, वर्क करिए, आपको वर्क कंप्लीट करना है। आप चाहे 2 बजे उठ के कर लीजिए, चाहे आप सुबह आके कर लीजिए, उनसे कोई मतलब नहीं। पहली चीज। और दूसरी चीज उन्होंने ये भी बोली कि उनके लिए और खास चीज ये है कि यहाँ इंडिया में जैसे कि न्याय मूर्ति ने एक बार बोला था कि
आप मतलब साइड वर्क मतलब नहीं कर सकते हैं कोई भी जॉब के साथ, राइट? अ, यही चीज़ वहाँ ये बता उन्होंने बताया कि इस चीज़ को बहुत प्रमोट किया जाता है कि अगर आपको कोई एक्स्ट्रा वर्क करना है, मान लीजिए आपको पढ़ाना ही अगर है, तो आप क्या करिए, आप वर्क करिए हमारे यहाँ, लेकिन साथ में आपको पढ़ाना है तो आप पढ़ाइए, आपको कोई हेल्प चाहिए तो हम आपकी हेल्प करेंगे उसके लिए। मतलब मैंने कभी ऐसा नहीं सुना था, मैंने बहुत पढ़ा है गूगल के बारे में, बट ऐसा कभी नहीं सुना था कि कोई साइड में वर्क करने के लिए वो हेल्प भी कर सकती है कंपनी। मतलब ये इसे नहीं करते हैं। हुँ, मैंने एक्चुअली इनको उन बाहर का देशों में ना उनका जो मेंटालिटी है काफ़ी अलग होता है और दे एनकरेज। तुम नॉन कॉम्पिट एरिया में कहीं भी कुछ करो, दे एनकरेज। यहाँ पे इंडिया में भी है, ऐसा नहीं कि नहीं है। यहाँ पे काफ़ी जी, सारे आईटी कंपनीज होते हैं जो एम्प्लॉयज़ को, या नॉन आईटी कंपनीज में भी है कि वॉलंटरी वर्क करो। एनी काइंड, सो नॉन प्रॉफिट वाला वो काम करो, या कुछ भी करना है करो। और अगर कुछ दूसरा चीज करना है, जैसा फॉर एग्जांपल वो घर पे वीकेंड्स पे छुट्टी है तो क्या करें, ऑनलाइन पढ़ा रहे हो, दो पैसा कमा रहे हो, हुँ, बोल के करो। वो ऑप्शन है, बोल के करो। हाँ, तुम आईटी में हो के आईटी कंपनी के लिए काम करोगे, वो नहीं। तो नॉन कॉम्पिटिंग कोई भी काम तुम कर सकते हो इसमें। इनकरेज, कोई कोई कंपनी एनकरेज करता है, लेकिन बाकी कंपनी का तो टाइम ही नहीं है, तो एम्प्लॉयज के पास भी टाइम नहीं होता है, हुँ, वो कर नहीं पाते हैं। ओके। इंडिया में सर एजुकेशन बहुत लोग तो ले लेते हैं, बट आई थिंक आज भी बहुत ज़्यादा महँगी है, खास करके ग्रेजुएशंस वगैरह अगर इंजीनियरिंग या डॉक्टर की करनी हो तो मैं 10-10, 12-12 लाख रुपए लग जाते हैं लोगों को, इन्वेस्ट करते हैं सिर्फ 3-4 साल में। अ, क्या गवर्नमेंट को जैसे दिल्ली में बहुत दिल्ली का मॉडल अगर हम लोग देखते हैं तो एजुकेशन पे उन्होंने काफी अच्छा खासा काम किया है, राइट? अगर हम बाकी स्टेट्स के देखते हैं, अगर मैं यूपी की खास करके बात करूं, मैं काफी सारी वीडियोस में बोलता हूँ कि वहाँ के जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं वो मतलब एक कूड़ेदान की तरह है। मतलब ये गंदा वर्ड है लेकिन बिल्कुल कूड़ेदान की तरह है। मतलब उनका इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बेकार है, पता नहीं वो पैसा गवर्नमेंट से आता है कौन लोग खा जाते हैं, राइट? हम गवर्नमेंट मतलब क्या एजुकेशन बिल्कुल फ्री कर देनी चाहिए, या उन लोगों को सब्सिडी भी देनी चाहिए जैसे बाकी चीज में गवर्नमेंट सब्सिडीज वगैरह देती है? गवर्नमेंट स्कूल्स, कॉलेजेस जो होते हैं, फॉर एग्जांपल मैं मुंबई के बारे में बात करूं तो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक्स जो है मुंबई में, वो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक्स बहुत अच्छे होते हैं एंड पीपल रेस्पेक्ट। वहाँ पे एडमिशन मिलना भी आसान नहीं होता, टीचर्स बहुत अच्छे होते हैं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स जो है मुंबई में, दे आर वन ऑफ द बेस्ट एंड द चीपेस्ट, गवर्नमेंट का जो है। सिमिलरली ये जो म्यूनिसिपल स्कूल्स है, कुछ कुछ स्कूल्स है जिसको इंटरनेशनल स्कूल का लेवल तक लेके गया। आई थिंक दिल्ली में भी किया है ऐसा, मुंबई में भी ये देखा मैंने। तो इंटरनेशनल स्कूल के साथ कंपेयर कर सकता म्यूनिसिपल स्कूल। कभी लोग सोचते थे कि अरे म्यूनिसिपल स्कूल मतलब एकदम खराब, हाँ गरीब लोग जाते हैं, ऐसा सोचते थे, लेकिन वो लेवल लेके गया। तो चाहे तो इंटरेस्ट है, इच्छा है, तो हो सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता है, किया भी है। सो देर आर लॉट ऑफ गुड थिंग्स विच द गवर्नमेंट हैज डन एंड सम ऑफ देम आर रियली रियली गुड। बट ये जो सब्सिडी का बात है, मीन यू आर टॉकिंग अबाउट द प्राइवेट स्कूल्स को सब्सिडी दिया जाए, तो मेरा ख्याल में उनको सब्सिडी नहीं देना चाहिए। पहले बात कि वो फीस ज़्यादा लेते हैं। दूसरी बात, आई मीन आई एम नॉट सेइंग कि सब लोग ज़्यादा लेते हैं, लेकिन मेजॉरिटी केस में ज़्यादा लेते हैं। दूसरा बात, मैंने देखा है, एक्सपीरियंस किया है कि जब ये जो गवर्नमेंट स्कीम्स होता है, फॉर एग्जांपल ट्राइबल स्टूडेंट्स, जो ट्राइबल बच्चे लोग हैं एकदम बीपीएल लेवल का, उनको पढ़ाने के लिए ये प्राइवेट स्कूल्स को कभी-कभी अपॉर्चुनिटी देता है कि तुम लोग इनको पढ़ाओ, तुमको हम कुछ बेनिफिट्स देगा। अ, तो ये जो होते हैं ना, ये बहुत फ़ायदा उठाता है। जैसा फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने मुंबई में एक स्कूल को देखा है, मुंबई नहीं, महाराष्ट्र में एक स्कूल को देखा है, जो आदिवासी बच्चों के लिए सेटअप स्कूल चलाते हैं। और ऐसा 2-4 स्कूल और भी है। तो इन्होंने, इनका जो खाना-पीना, कपड़ा, बुक्स, रहना, सब कुछ उस स्कूल को प्रोवाइड करना पड़ता है। इनिशियली वो करीब आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस होता है और द गवर्नमेंट रिएम्बर्सेस। हाँ, ये रिइंबर्समेंट वाला जो पार्ट है, दिस इज़, यहाँ तक तो सब ठीक है। प्रॉब्लम तब होता है जब आप, वो स्कूल ₹10 खर्चा करते हैं और बोलते हैं मेरा ₹100 खर्चा हुआ, तब जाके प्रॉब्लम आता है। बिकॉज़ गवर्नमेंट में जो लोग बैठे हैं, उस डिपार्टमेंट में या उस एजुकेशन मिनिस्ट्री में, उनको, वो पागल लोग नहीं हैं। तो उनको जब लगता है कि ये स्कूल हमें चीट करने का कोशिश कर रहा है, तब वो उनका फंडिंग रोक देते हैं। ये फंडिंग रोक, डिले कर दिया, रोकता नहीं है, डिले कर देता है, क्योंकि ऑडिट करना। अभी उसको बोलते हैं तुम बाकी डॉक्यूमेंट्स दो, कहाँ पे किया, बिल्स प्रोवाइड करो।
तो वो ये स्कूल नहीं करते हैं। बाहर क्या फैला देता है कि गवर्नमेंट हमें पैसा नहीं दे रहा है। ये नहीं बताता है कि मैंने गवर्नमेंट को चीट करने का कोशिश कर रहा है, ये नहीं बताता है। तो और खाना खिलाने का टाइम जैसे सेट मेनू, ये मिड डे मील बोले या कोई भी एक सेट मेनू होता है कि ये ट्राइबल बच्चे को ये लंच पे देना है, ये ब्रेकफास्ट पे देना है। लेकिन मैंने खुद देखा है अपना आंखों से, और मैंने वो खाना खाया भी है, कि तुम जिंदगी एंटायर ईयर तुम उसको आइदर, वो ब्लैक चना होता है ना, चने का सब्जी बनता है यहाँ पे मुंबई में, तो वो सब्जी, वो चने का सब्जी दे रहे हो या कुछ एक दूसरा एक कोई वेजिटेबल का सर, जो दो ही चीज का सब्जी साल भर बनाओगे तुम, तो वो बच्चे कब तक खाते रहेगा वो खाना। अगर ग्रोइंग एज में किसी को चावल कम पड़ा, अगर वो कुछ सब्जी मांगता है या ग्रेवी मांगता है, तो बड़े मुश्किल से मिलता है उसको सेकंड टाइम। फर्स्ट टाइम दे दिया सेकंड टाइम। तो ये जो सारी चीज़ है ना, यू कैन नॉट ब्लेम द गवर्नमेंट फॉर कि है हमको गवर्नमेंट ने पैसा नहीं दिया इसलिए हम खाना नहीं खिला पा रहा है। तुम वो पैसा मिसयूज कर रहा है, तुम पैसा मिसयूज कर रहे हैं, करोड़ों रुपया में जाता है। ये कोई छोटे लाखों का बात नहीं है, करोड़ों का बात कर रहा हूँ, बिकॉज एक एक स्कूल का 200 आदिवासी बच्चे होते हैं। 200 आदिवासी बच्चे का खर्चा होता है, सब कुछ पकड़ के, एवरीथिंग, स्टे, कपड़ा। तुम उनको दो टी शर्ट दे दोगे, बोलेगा दो टी शर्ट तुम पूरा साल भर चलाओ, वो तुम्हारा यूनिफॉर्म है। वो बच्चा कहाँ धोएगा, क्या करेगा वो। कपड़ा में अगर सब्जी गिर जाता है, तो उसके पास धो के पहनने के लिए दूसरा कपड़ा भी तो होना चाहिए। तो ये सिचुएशन होता है। तो सब्सिडी जान सोच समझ के देना चाहिए, सबके लिए एप्लीकेबल नहीं करना चाहिए, बिकॉज पैसा तो इट पैसा मैंने तो मिस यूज। पैसा तो सर ऊपर से आता है, क्योंकि मैंने ऐसे भी गवर्नमेंट स्कूल्स देखे हैं जहाँ पास आई थिंक 5 से 6 केवल स्टूडेंट्स हैं, और उस 5 से 6 स्टूडेंट्स पे 3 से 4 टीचर हैं। मतलब हाँ, उनको लिटरली ऐसे। सैलरी अच्छा खासा मिलता है। आप सोचिए, एक एक गवर्नमेंट टीचर की सैलरी 70,000 से कम नहीं होती है, राइट? नहीं, नहीं, 60 नहीं, से उससे 70। ज़्यादा है। हुँ। अब ये सोचिए, एक स्कूल के टीचर को ही कम से कम 2-3 लाख रुपए खर्चा हो जा रहा है सिर्फ 3-4 स्टूडेंट के लिए। तो वही है, एग्ज़ैक्टली वही है। मुंबई में भी सिमिलर है, 1 लाख के नीचे सैलरी नहीं है। सुबह 6 बजे जाते हैं बंदा, 2 बजे घर आ जाते हैं, महीने का सैलरी 1 लाख प्लस है। घर पे आके 2-3 बजे आ गया, वापस भर के ट्यूशन कर रहा है। तो वहाँ पे ऊपरी कमाई होता है। तो सो दैट सी इट डिपेंड्स, आई मीन। और वही चीज़ देखिए, सेम प्राइवेट इंटरनेशनल स्कूल्स जो होते हैं या जो प्राइवेट स्कूल्स होता है, वहाँ पे जो टीचर पढ़ाता है विद फुल डेडिकेशन, उनको हम्म 1 लाख क्या, 1 लाख का नज़दीक भी कुछ भी नहीं मिलता उसको। 20-25 हज़ार रुपया, कभी 8 हज़ार रुपया। मैंने ये भी देखा है स्टूडेंट टीचर्स को सैलरी कितना, 7-8 हज़ार रुपया, 10 हज़ार रुपया, सेम सिलेबस पढ़ा रहा है। फ़र्क ये है कि वो कोई इंटरनेशनल स्कूल में है, कोई गवर्नमेंट स्कूल में है, और ये कोई प्राइवेट स्कूल में बैठा है, कोई शहर में हो या गांव में हो, वो डिपेंड करता है। तो वो पहले सैलरी का जो लेवल है वो भी चेंज हो जाता है। पढ़ा रहा है सब लोग वही। सो वो एक सेम स्ट्रक्चर होना चाहिए। मैं वो मानता हूँ कि टीचर जो है, अगर क्लास 5 का टीचर है, तो क्लास 5 में, चाहे वो इंटरनेशनल हो, सरकारी हो, प्राइवेट हो, शहर में हो, गांव में हो, क्लास 5 का टीचर को सैलरी सेम होना चाहिए। ये डिस्पैरिटी नहीं होना चाहिए, एक्सप्लॉयटेशन नहीं होना चाहिए। हमारे इंडिया में आई थिंक मैं डाटा देख रहा था, 15 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स आई थिंक हर साल ग्रेजुएट होते हैं, एंड ऑलमोस्ट मुझे लगता है 2 से 3 लाख जो लोग होते हैं वो जॉब पाते हैं, और वो भी ऐसे लोग हैं जो जॉब पाते हैं, जो बहुत सारे होते हैं जो फोर्सली जॉब कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें अनएम्प्लॉयमेंट का एक तो डर होता है, बाकी फैमिली इश्यूज बहुत सारी चीजें होती हैं। वो अगर वो मान लीजिए कंप्यूटर साइंस उन्होंने पढ़ी है, हो सकता है वो मैकेनिकल में जाके जॉब कर रहे हो या सेल्स में जाके जॉब कर रहे हो, या मतलब सेक्टर ही उनके पूरे तरीके से डिफरेंट हो जाते हैं, बट वो जॉब कर लेते हैं कैसे भी। इसकी वजह से भी बहुत सारी अनएम्प्लॉयमेंट होती है, और ये जब अगर मान लीजिए 15 लाख ग्रेजुएट्स हो रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट इतनी ज्यादा क्यों है, जॉब्स क्यों नहीं पा रहे हैं, इसका मतलब क्या रीजन हो सकता है? देखिए, जॉब्स ना मिलने का मेरा एक्सपीरियंस एज़ अ टीपीओ, जब मैंने स्टूडेंट से डील करता हूँ या कोई कंपनी आते हैं कैंपस में, मैंने बहुत बड़े-बड़े जॉइंट कैंपस किया है, जहाँ पे 6,000 स्टूडेंट एक साथ जॉब के लिए आए हैं जॉइंट कैंपस ड्राइव्स में। द मिनिमम कुछ 200-300 स्टूडेंट होते थे ड्राइव्स में। तो या सिंगल कॉलेज के लिए भी, उसी कॉलेज के लिए ड्राइव रन किया, तो वहाँ पे 25, 30, 40 स्टूडेंट होते हैं। डिपेंड करता है कौन सा कॉलेज एंड ऑल दैट।
बट प्राइमरी रीज़न जो सबसे बड़ा है, मैंने देखा है अच्छे-अच्छे स्टूडेंट जिसका क्राइटेरिया मैच हो रहा है कंपनी का क्राइटेरिया के साथ, वो जब आते हैं इंटरव्यू के लिए, तो पहला चीज़ होता है कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस, बहुत बड़ी चीज़ है। अगर चाहे वो इंग्लिश बोल पाए या ना पाए, दैट्स नॉट इम्पोर्टेंट। हाँ, थोड़ा बहुत बोल दिया, ठीक है। कॉन्सेप्ट जो पूछ रहे हैं, वो जो चीज़ पूछ रहे हैं उसका जवाब सही देना चाहिए। हाँ, चाहे हिंदी में बात करें, मराठी में बात करें, गुजराती में करें, कोई भी भाषा में बात करें, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। इंग्लिश फ्लुएंटली आना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। लेकिन स्टूडेंट्स में कैसा होता है कि कॉन्फिडेंस का ना होने की वजह से ना बहुत दिक्कत हो जाता है, बहुत दिक्कत होता है। तो स्टूडेंट्स लोग वो अपने आप को जानते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं जानते, लेकिन बोल नहीं पाते हैं। वो प्रॉब्लम होता है। दूसरा बात ये होता है कि ये जो रट्टा कल्चर है, वो रट्टा मार के पास हो गया, कॉलेज का टॉपर, लेकिन जब कॉम्पिटिशन आता है तो वहाँ पे ज़ीरो तक भी नहीं पहुँचता है, वो ज़ीरो के बाहर नेगेटिव में चला जाता है। कॉलेज का टॉपर है, बिकॉज़ वही है कि एप्लीकेशन पता नहीं है। थ्योरी तो पता है, वो पढ़ के वहाँ तक पहुँच गया, लेकिन एप्लीकेशन नहीं पता है किसी चीज़ का। सो दैट इज़ द थिंग। तो आई फ़ील कि ये जो जब हम क्लास 9-10 में जाते हैं ना, 9-10 से या 7-8 से एक्चुअली स्टूडेंट्स को एप्लीकेशन सिखाना चाहिए। कॉन्सेप्ट समझा दो, उसका एप्लीकेशन समझा दो। थ्योरी पढ़ने के लिए क्लास, कॉलेज, स्कूल जाने का ज़रूरत नहीं है आज का तारीख में। कोई भी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी जाने का ज़रूरत नहीं है थ्योरी पढ़ने के लिए, बिकॉज़ वो तो नेट पे मिल जाता है। वीडियोज़ है, अच्छे से अच्छे आइवी लीग यूनिवर्सिटीज़, हाँ, स्टैनफोर्ड, हार्वर्ड, ऑक्सफोर्ड, इन सब का लेक्चर्स ऑनलाइन फ्री में मिलता है यूट्यूब में। तो उसके लिए मैं स्कूल कॉलेज में जाऊँगा सर, फ्री में मुझे अच्छे बेस्ट टीचर वर्ल्ड का उसका लेक्चर फ्री में सुनने को मिल रहा है, देखने को मिल रहा है। मैं स्कूल कॉलेज में जाके क्या करूँ? टाइम वेस्ट है। तो मैं ये मानता हूँ कि उसका एप्लीकेशन सीखो 7-8 से, दिखाओ, दिखने से सीखता है, दिखाओ। टीचर्स को दिखाना आना चाहिए। ये डेमोंस्ट्रेट नहीं कर पाता है। ये हाथ में चॉक लेके ब्लैक बोर्ड पे ऊपर लिख के नोट्स पढ़ के क्लास में जाते हैं, ये नहीं चलने वाला है। ये सब टीचर रिडंडेंट हो जाएगा। कुछ टाइम बाद, साल बाद ये सब टीचर का नौकरी चला जाएगा। बिकॉज़ ये लोग एप्लीकेशन नहीं सिखा सकते, एंड बिकॉज़ ऑफ देम द स्टूडेंट्स हैव स्टॉप्ड थिंकिंग। स्टूडेंट्स को एप्लीकेशन कैसे करना है, यूटिलिटी, यूटिलाइज़ेशन उसको पता नहीं है, ठीक है? तो अभी अभी फॉर एग्ज़ाम्पल मैं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि मैं कॉलेज में था जहाँ पे मेकाट्रॉनिक्स था। अभी मेकाट्रॉनिक्स बहुत कम कॉलेज में पढ़ाया जाता है। मेकाट्रॉनिक्स का डिमांड, ये जो अपना जो मेडिकल डिवाइसेस होता है, सीटी स्कैन मशीन, एक्स-रे मशीन, ये सब जो बड़े-बड़े मशीन हम इंडिया में कम मैन्युफैक्चर करते हैं, लेकिन बाहर से जो फिलिप्स का होता है, सीमेंस का होता है, और भी सारे कंपनी है, जर्मन कंपनीज़, जिसका हम यूज़ कर रहे हैं बड़े-बड़े हॉस्पिटल में। तो ये जो कंपनी का जो ये जो मशीन्स का जो सर्विसिंग करना पड़ता है, इसके लिए कौन करेगा? मैकेनिकल इंजीनियर करेगा, कंप्यूटर इंजीनियर करेगा, कौन करेगा? मेकाट्रॉनिक्स वाला, जिसको मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों का नॉलेज है, वो बंदे को चाहिए। लेकिन ये सिंपल सा फंडा ना टीचर को पता था और ना टीपीओ को पता था। तो टीपीओज़ क्या करते हैं? टीपीओ जाके ये आईटी कंपनीज़ का पीछे दौड़ता है कि बल्क में हायरिंग हो जाए, मेरा प्लेसमेंट का फिगर बढ़ जाए, और ये जो कोर ब्रांच वाले थे इसको इग्नोर करने लगा, बिकॉज़ उसको पता भी नहीं है, बिकॉज़ उनको उसको भी किसी ने नहीं बोला। तो ये मेकाट्रॉनिक्स का ह्यूज डिमांड है। मेकाट्रॉनिक्स ये ना होने की वजह से बहुत सारे कॉलेज में मेकाट्रॉनिक्स एज़ अ ब्रांच बंद कर दिया मुंबई में, महाराष्ट्र में। तो ये बाकी जगह पे भी हो सकता है, आई डोंट नो अबाउट द अदर स्टेट्स, लेकिन ये बाकी जगह पे भी हो सकता है। तो दैट इज़ द थिंग कि जब टीचर्स को, जो यू नो जो सिखाने वाले को खुद को नहीं पता, तो वो क्या करेगा? स्टूडेंट्स को क्या पढ़ाएगा? तो दैट इज़ द थिंग, प्रॉब्लम। तो स्टूडेंट्स को अनएम्प्लॉयबिलिटी का जो बिगेस्ट प्रॉब्लम आर द टीचर्स देमसेल्व्स, इट इज़ नॉट द स्टूडेंट्स। आज सुबह में मैं लिंक्डइन में देख रहा था, एक बंदा, ये सत्यार्थी का बात कर रहा हूँ, सत्यार्थी जी ने एक रोड साइड लड़का को, हाँ, पढ़ाया, लिखाया, सब कुछ किया। वो लड़का अभी बड़ा होके लॉयर बन गया, एंड ही इज़ फाइटिंग फॉर चाइल्ड राइट्स। रोड साइड का ही, रोड साइड लड़का, फुटपाथ का। तो दैट इज़ द थिंग, इट टेक्स वन मैन, वन इंडिविजुअल टू बिलीव इन समबडी एंड शो, गाइड दैट पर्सन, गाइड दैट चाइल्ड। एंड दैट, ये जो गाइड करने वाला चीज़ होता है बचपन से, ये टीचर लोग कर नहीं पाते हैं। और हमारा जो एआईसीटी, यूजीसी, ये सब जो बॉडीज़ है ना, इसको मॉनिटर भी नहीं करते हैं कि एक टीचर जब स्कूल में जा रहा है या कॉलेज में जा रहा है, पोस्ट ग्रेजुएट का क्लासेस में पढ़ा रहा है,
इज ही गाइडिंग द स्टूडेंट्स और नॉट? ये कोई नहीं मेजर करता है। मेजरमेंट का कुछ मैट्रिक्स होना चाहिए। ये कितना स्क्वायर फीट मेजर करने से हमारा अनएम्प्लॉयबिलिटी बढ़ते जाएगा। एआईसीटी शुड स्टॉप डूइंग दैट कि लैंड किसका नाम पे है, कॉलेज किसका नाम पे है। अरे वो देख के क्या करना है, वो तो हर साल वही रहता है, और नहीं भी रहता तो फच करके दिखा देता है। तो नो, फोकस ऑन द राइट थिंग। आई थिंक सिलेबस भी मुझे लगता है क्या आउटडेटेड है। हाँ, वो बुड्ढे लोग अभी भी बैठा है बोर्ड ऑफ स्टडीज में, तो वो क्या करेगा? मुझे तो लगता है बोर्ड ऑफ स्टडीज में यंग जनरेशन को लेना चाहिए। एंड मोर देन दैट, ये जो आईटी सेक्टर बोले या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बोले, कोई भी सेक्टर, सर्विस सेक्टर, उनको इन्वॉल्व करना चाहिए। एक बंदे को इंडस्ट्री रिप्रेजेंटेटिव बना के लेके आते हैं। ये जो कॉलेजेस में मैंने मुंबई में देखा है, एक ट्रेंड चलता है, बोर्ड एडवाइजरी बोर्ड बनाता है हर कॉलेज। वहाँ पे इंडस्ट्री से पहचान वाले दो चार लोगों को लाते हैं, एक नाम के लिए एक मीटिंग कंडक्ट कर देता है, फोटो खींचता है, बंदे का एक रिपोर्ट समरी बना के एआईसीटी को भेज देता है। वो एडवाइजरी वाले का बात कोई सुनता है? कोई नहीं सुनता है। कोई भी कॉलेज नहीं सुनता, उसको जैसे चलाना है वैसे ही चलाता है। ये सिर्फ नाम के लिए करते हैं, बिकॉज एआईसीटी वांट्स इट, वो दिखा देता है। या यूजीसी, कोई तो दोनों में से कोई तो मांगता है, नैक वाला, नैक, हाँ नैक वाला मांगता है। तो ये सब, ये जो हम दिखाने के लिए काम करते हैं ना, ये बंद कर देना चाहिए। ये दिखाने वाला चीज बंद करना चाहिए, बिकॉज इसमें नो बडी बेनिफिट्स आउट ऑफ इट। दैट गाय इज कमिंग, उसको तुम पैसा दे देते हो, गाड़ी भेज देते हो, अच्छा खाना। नाश्ते में क्या दोगे वो भी फिक्र रहता है, काजू एक प्लेट, गुड डे बिस्किट का 2 पैकेट, एक कप चाय, और उसके बाद बिरयानी या कुछ भी खिला के घर भेज देते हो। ये तो फिक्स्ड मेनू है, हर साल वही मेनू रहता है। लेकिन फायदा किसका हो रहा है, नुकसान किसका हो रहा है, कौन देख रहा है? तो आने में कि हम लोग बढ़ता जाएगा, देखते रहेगा, स्टैटिस्टिक्स रहता है। अभी यूजीसी फॉर इंस्टेंस, यूजीसी एक लिस्ट निकालता है हर महीना, हर साल, कि ये दीज आर द फ्रॉड कॉलेजेस इन इंडिया। मैं बचपन से वही नाम, 30 साल हो गया, मैं वही नाम आज भी देखता हूँ, वही 10-15 कॉलेज। तो बंद क्यों नहीं करते उसको? बंद क्यों नहीं करते? हर 15 साल, 30 साल के ऊपर से मैं वही नाम देख रहा हूँ। इसका एक थिंग्स हैवंट चेंज। इसका एक और रीजन ये भी हो सकता है क्या, जैसे जो +2 के स्टूडेंट्स होते हैं, क्लास 12th के, एक तो पेरेंट्स मतलब को पता नहीं होता है कि उन्हें कौन से, अगर इंजीनियरिंग उन्हें बोल दिया कि इंजीनियरिंग बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियरिंग में अब स्टूडेंट को तो नहीं पता ही नहीं होता है कि कौन सी ब्रांच लेनी है, कौन से स्कूल में जाना है, क्या उसका सिलेक्शन क्राइटेरिया हो सकता है, कि वो क्या वो जॉब्स देता है, क्या सिलेबस पढ़ाता है, टीचर्स कौन से हैं, वो नहीं पता है। वो देखता है कि हमारा पड़ोस वाला फ्रेंड या उससे बड़ा भाई या कोई रिलेटिव ने बोल दिया कि हाँ ये वाला कॉलेज बढ़िया है, वो जाके वहीं सबसे पहले देखता है। और वो स्कूल वाले तो, आप कॉलेज वाले तो जानते हैं, आप लोग कन्विंस ही कर लेंगे, वो आपको एडमिशन करवा ही देंगे, राइट। ये भी एक क्या रीजन हो सकता है, क्योंकि वो लेते रहते हैं, 1-2 साल जब पढ़ते हैं तब उन्हें समझ में आता है कि एक्चुअली में ये हमें वर्क नहीं कर रहा है। इसके लिए ना ये जो साइकोमेट्रिक टेस्ट होते हैं, फिर और भी सारे टेस्ट होते हैं जो बच्चों के लिए करना चाहिए। एंड इट्स नॉट दैट कि वो उस टाइम पे जो रिजल्ट आएगा, हाँ वही सही रहेगा, वो बाद में चेंज, बिकॉज द चाइल्ड इज यंग, थिंग्स चेंज ओवर टाइम। तो लेकिन एक मोटा मोटा एक आइडिया हो जाता है कि हाँ इसको इस ह्यूमैनिटीज़ में जाना है, आर्ट्स में जाना है, इसको डिज़ाइनर बनना है, इसको इंजीनियर बनना है, इसको सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल बनना है, इसको नेवी में जाना है। तो ये जो सारी चीज़, इसको डॉक्टर बनना है। नॉट एवरीबॉडी इज मेंट टू बी अ डॉक्टर, नॉट एवरीबॉडी इज मेंट टू बी एन इंजीनियर। हाँ, तो ये सारे जो, अगर डॉक्टर बनना भी है किसी का, मेन प्रॉब्लम क्या होता है मालूम है? पेरेंट्स जो खुद कुछ नहीं कर पाया है, वो पर्टिकुलर चीज़ अपने बच्चों से करवाना चाहते हैं। ये जो फोर्सफुली करवाना चाहते वाली चीज़ है ना, ये नहीं होना चाहिए। और दूसरा मुझे लगता है, ये जो कॉलेजेस में एडमिशन काउंसलिंग, काउंसलिंग जो होता है, बोलते हैं ना काउंसलर, काउंसलिंग, ये काउंसलिंग सबसे बड़ा, इट्स नॉट अ काउंसलिंग थिंग, इट्स बेसिकली अ सेल्स पिच, कि हमारा कॉलेज में आ जाओ, ये चीज़ मिलेगा। आधा से ज़्यादा तो झूठ ही रहता है। ये बड़े-बड़े कंपनी का लोगो दिखा के कन्विंस करके वो कॉलेज में एडमिशन दिलाता है, बाद में पता चला कुछ भी नहीं है। ये सबूत भी मेरे पास है। सो ये जो चीज़ होता है, कॉलेज लेवल पे बंद करना। दूसरा, जो बच्चों का जो कौन सा करियर पे जाना है, इसके लिए देयर आर ट्रेन्ड करियर काउंसलर्स, देयर आर ट्रेन्ड साइकोलॉजिस्ट। उनसे पेरेंट्स को मिलना चाहिए। पेरेंट्स आज का तारीख में ना, इफ यू लुक एट इट, मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स आर एक्सट्रीमली, स्पेशली द मदर, especially the child's mother, they are, one is they are a bit ignorant,
हाँ, जो छोटे शहर से आए हैं बड़े शहर में, तो उनका एस्पिरेशंस बढ़ जाता है। दे वांट टू मेंटेन अ सर्टेन लाइफ़स्टाइल। बच्चों को महँगा स्कूल में भेजना ही है। हाँ, उसको ये सब्जेक्ट ये होना चाहिए, इसको स्कूल छुट्टी होने के बाद स्केटिंग में जाना है। डांस अगर पहले भरतनाट्यम ये सब सीखता था, आजकल कोई सीखता नहीं है, आजकल ज़ुम्बा सीखता है। हाँ, ब्रेक डांस सीखता, ब्रेक डांस भी बंद हो गया, वो हिस्ट्री बन गया, अभी कुछ और सिखाता हो गया। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, हाँ, ज़बरदस्ती करवाते हैं। हाँ, स्केटिंग नहीं करेगा तो उसका ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगा। शाम के बाद स्केटिंग में जाना ही चाहिए। संडे मतलब क्रिकेट में जाना चाहिए। अरे भाई बच्चों को थोड़ा टाइम दो। लेट देम बी देमसेल्व्स, दे नीड दैट स्पेस। सोसाइटी का गार्डन में जब खेलते हैं, खेलने दो, खेले। खेलने के बाद पढ़ाई करना है, पढ़ो, ठीक है, इट्स नो प्रॉब्लम। लेकिन डोंट फोर्स योरसेल्फ ऑन देम। ये बहुत सारे यंग पेरेंट्स को ये चीज़ समझ में नहीं आता है एंड दे फोर्स देमसेल्फ देयर एस्पिरेशंस ऑन द चाइल्ड और दैट्स वेयर थिंग्स गो रॉन्ग। आई मीन जो नहीं बनना, अभी मैंने कितना सारे इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को देखे हैं जिसको इंजीनियर बनना ही नहीं है, सॉफ्टवेयर में इंटरेस्ट ही नहीं है, लेकिन बीई कंप्यूटर करके बैठा है। 4 साल बर्बाद। 4 साल में वो कुछ और कर सकते थे, बीएससी भी करते थे ना। मैं तो ये मानता हूँ कि ये जो बीएससी आईटी बीएससी कंप्यूटर वाले होते हैं ना, इनको ज़्यादा नॉलेज है कंपेयर टू अ बीई स्टूडेंट, बीई आईटी बी कंप्यूटर, बिकॉज उनका टेक्निकल रहता है। ये बीई वाले का थ्योरी रहता है। एमसीए तो और भी खराब है, वो पूरा ही थ्योरी है। तो मैं क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा हूँ, बट ये बस सिलेबस हो सकता है दूसरा स्टेट में सिलेबस का स्ट्रक्चर अलग है, लेकिन मुंबई का जो सिलेबस है ऐसा है। तो मुंबई यूनिवर्सिटी में सिलेबस देखा, बीएससी आईटी बीएससी कंप्यूटर स्टूडेंट्स आर फार फार बेटर देन द बीईआईटी बीई कंप्यूटर स्टूडेंट्स अंडर यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई, बिकॉज दे प्रैक्टिकल जो एप्लीकेशन है उनको आता है एंड दे आर वेरी गुड। ये चीज़ कंपनीज को बाद में समझ में आया एंड दे नाउ दे आर मोर इंटरेस्टेड इन द बीएससी आईटी बीएससी कंप्यूटर स्टूडेंट्स। बी वाले को लेते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं लेता, लेकिन कम लेता है, प्रोपोर्शनली कम कर दिया। पहले बहुत लेते थे, अभी कम हो गया, बिकॉज ये ट्रेंड उसको समझ में आ गया। तो दैट्स इट। जो हमारा कॉलेजेस हैं, अगर मतलब कोई स्टूडेंट कॉलेज चूज करता है, अगर उसे कोई बेस्ट कॉलेज ना मिले, लेट्स से आईआईटी एनआईटी अगर ना मिले, आपकी एडवाइस हो कि आप कॉलेज इस चीज पे वर्क करते हैं, तो आप अच्छे से बता सकेंगे क्या उसे बेस्ट कॉलेज ना मिले तो उसे कॉलेज में किसी रैंडम कॉलेज में नहीं एंटर करना चाहिए? देखो इसमें ना बेस्ट कॉलेज में सबको मिलने का, जिसमें एडमिशन मिलने का मौका नहीं मिलता है। उसके अंदर कट ऑफ बहुत होते हैं। बहुत सारे कॉलेजेस में, प्राइवेट कॉलेज में अगर देखा जाए तो डोनेशन का आता है जो कि हाई रहता है, तो अफोर्ड नहीं कर पाता है। उसका मतलब ये नहीं कि ऑल डोर्स आर शट, वहाँ पे नहीं गया। मैं एग्जांपल देता हूँ खाली नाम के लिए। अगर मुझे किसी आईआईएम में एडमिशन नहीं मिला, किसी आईआईटी में नहीं मिला, उसका नहीं मिला मतलब का ये नहीं कि मेरा ज़िंदगी खराब हो जाएगा, कुछ नहीं होएगा। मैंने आईआईटी वालों के साथ काम किया है एज एन एम्प्लॉई। काफ़ी टाइम देखा है कि दे आर, आई मीन, रेगुलर रैंडम डम गाइज। ओके, इट्स नॉट बिकॉज कि आईआईटी का ठप्पा है मतलब दे आर सुपर इंटेलिजेंट, नो, दे आर नॉट सुपर इंटेलिजेंट, दे आर रेगुलर पीपल। मिस्टेक्स वो भी करता है जब व्हेन दे गेट इनटू द एंटरप्रेन्योरल जर्नी। कंपनी उसको फंड, हाँ एक है, उसको फंडिंग बहुत आसानी से मिल जाता है। हाँ, वो बाहर गेट के बाहर बंदे लोग खड़े रहता है पैसा देने के लिए, जो बाकी कॉलेज का स्टूडेंट्स के लिए नहीं होता है। तो उसको तो मिल जाता है, उसका सेल होता है। तो जब कंपनी खोलते हैं तो दे मेक मिस्टेक्स। इट्स नॉट दैट कि वो आईआईटी से निकला और उसका कंपनी सुपर सक्सेसफुल यूनिकॉर्न बन गया, ऐसा कुछ नहीं है। वो कभी फ्लॉप होता है, लॉसेस में रन करता है, वो सब बाद में पता चलता है, शुरू में नहीं। तो अगर किसी स्टूडेंट को टॉप कॉलेज में नहीं मिला तो दूसरा कॉलेज में एडमिशन ले। हाँ, लेकिन लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाए। और दिमाग लगा के, क्योंकि आजकल एक चीज़ मैं बता देता हूँ, बेंचमार्क बता देता हूँ कि हर कॉलेज बोलता है हमारा प्लेसमेंट, सब लोग आजकल प्लेसमेंट बेचते हैं। हाँ, वही एक सेलिंग पॉइंट है, बाकी कुछ है नहीं उनके पास। क्योंकि अगर कॉम्पिटेंस होते थे तो वो इंटेलेक्ट में होना चाहिए था, उनका रिसर्च में होना चाहिए था, उनका प्रोफेसर का बैकग्राउंड पे होना चाहिए था, जो कि नहीं है। तो क्या बेचता है? प्लेसमेंट बेचता है। चलो, बेनिफिट ऑफ डाउट, प्लेसमेंट बेच रहा है, बेचो। तो स्टूडेंट्स को मैं ये एडवाइस करूंगा और पेरेंट्स को भी, दोनों को। तो पेरेंट्स को सबसे ज़्यादा बेवकूफ़ बनाता है, क्योंकि पेरेंट्स पैसा देने वाले हैं। तो कॉलेज वाला सबसे टारगेट करता है पेरेंट्स को, स्टूडेंट्स को बाद में टारगेट करता है। तो दोनों को क्या करना चाहिए कि उस कॉलेज को बोलो भाई तुमने प्लेसमेंट किया है, सही है, तुमने जो बड़े बड़े नाम ले रहे हो वो भी सही है, मुझे ऑफर लेटर का फोटोकॉपी दिखाओ। सीइंग इज बिलीविंग। सिंपली बोलने से नहीं होता है। मैं कुतुब मीनार चढ़ा हूँ, एकदम ऊपर जाके दुनिया देखा हूँ, नहीं होएगा। दुनिया दिखता नहीं है कुतुब मीनार का टॉप से, इवन इफ यू यूज अ बाइक बायनेकुलर।
सो यू नीड टू, इवन इफ यू हैव सीन इट, चलो मुझे मोबाइल रिकॉर्डिंग दिखाओ, कुतुब मीनार के ऊपर से दुनिया कैसे दिखता है, मुझे मोबाइल वीडियो रिकॉर्डिंग दिखाओ। तो सेम थिंग कॉलेज के लिए भी एप्लीकेबल है। व्हेन यू आर सेइंग आई हैव डन प्लेसमेंट्स, 20 लाख का पैकेज दिला, 10 लाख का पैकेज दिला, दिखाओ मुझे ऑफर लेटर, ऑफर लेटर दिखाओ। चलो ऑफर लेटर तुमने 10 लाख भी नहीं, 4-5 लाख में भी किया, 2 लाख में भी किया, ठीक है मान लेता हूँ। जो कम बोलता है उसको विश्वास होता है कि ये कम बोल रहा है, चलो ठीक है, स्टैंडर्ड का हिसाब से ठीक है। चलो तुमने बोला 2 स्टूडेंट एक्सेंचुअर में प्लेस हो, दिखाओ उनका ऑफर लेटर, 2 हुआ चलेगा, 1 भी चलेगा, लेकिन दिखाओ, ब्लैक एंड व्हाइट में टेबल पे रखो। सो पेरेंट्स को, स्टूडेंट्स को ये चीज़ सबसे ज़रूरी है, इनसे पहले ये चीज़ देखने को बोला, बोलो दिखाओ भाई, ये वर्बली कुछ नहीं करना चाहिए। फिर एडमिशन अगर दिखा सकता है तो एडमिशन लो, बिकॉज दैट इज़ एन ऑनेस्ट कॉलेज। आजकल डिसऑनेस्ट कॉलेज का रेशियो बहुत हाई है, ऑनेस्ट कॉलेज का रेशियो कम है, तो मुझे ऑनेस्ट कॉलेज का रेशियो दिखाओ मुझे। बाकी चीज़ जो है, कॉलेज का ब्रांड डजंट मैटर, इट इज़ द डिग्री दैट मैटर्स। बी किया, बीएससी किया, बीकॉम किया, जो भी किया कर लिया, ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। पहले ज़माने में ग्रेजुएशन वाज दी एंड थिंग, ओके, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन एंड थिंग। आज का तारीख में दोज आर नॉट, यू नीड टू हैव सर्टेन एडिशनल स्किल सेट्स। वो सर्टिफिकेशन हो सकता है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो वो ग्रेजुएशन के बाद जो एक्वायर कर रहे हो उसके ऊपर वो मैटर करते हैं। अगर किसी ने एमबीए नहीं भी किया तो भी चलेगा, लेकिन कुछ सर्टिफिकेट कोर्स कर लो, कुछ एनालिटिक्स का कोर्स कर लो, जो भी वट एवर वो अपना फील्ड में जो भी एक कुछ कोर्स कर लो। एप्लीकेशन इज मोर इम्पोर्टेंट। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आज का तारीख में एप्लीकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। एप्लीकेशन दिखाओ। कंपनीज आर इंटरेस्टेड इन स्किल सेट्स, दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन द डिग्री। डिग्री बाद में आ जाएगा, डिग्री बाद में करना है किसी को, वो एमबीए फुल टाइम करने का, वो वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए एमबीए होता है, बेस्ट इंस्टीट्यूट से इंडिया में। तो मैं वर्किंग पार्ट टाइम एमबीए करो, ऑनलाइन एमबीए करो, कुछ भी करो, लेकिन व्हाट यू कैन पुट ऑन द टेबल टुडे इज मोर इम्पोर्टेंट देन टुमारो या और यस्टरडे। ओके। पैंडेमिक के आने से मतलब एजुकेशन जो है ऑनलाइन बहुत सारे लोग पढ़ाने लगे, टीचर्स भी, स्टूडेंट्स भी काफी इस चीज को आगे ले जा रहे हैं। तो इससे क्या शिफ्ट हुआ है हमारे इंडस्ट्री में, या क्या चेंजेस इससे रिलेटेड आए हैं? हाँ, एक टाइम था जब डिस्टेंस एजुकेशन को लोग उतना भाव नहीं देते थे। बेकार है, फर्जी है, ये सब सोचते थे लोग डिस्टेंस एजुकेशन के बारे में। फिर आया ऑनलाइन एजुकेशन धीरे धीरे, ये पैंडेमिक का पहले का बात करो, तो उनको लगा कि अरे ऑनलाइन क्या होता है, कुछ नहीं होता है, क्लास अटेंड नहीं किया है, टीचर क्या पढ़ाएगा ऑनलाइन। तो लेकिन लॉकडाउन के बाद ये ट्रेंड पूरा चेंज हो गया, टोटल रिवर्सल ऑफ माइंडसेट, टोटल रिवर्सल ऑफ डिलीवरी एंड वैल्यू, द वैल्यू विच पीपल अटैच्ड। तो आजकल ऑनलाइन एजुकेशन, ऑनलाइन स्किलिंग, सर्टिफिकेशन जो भी ऑनलाइन है करना चाहिए, बहुत ज़्यादा बढ़ गया, एवरीबॉडी इज डूइंग दैट। तो आई फील कि अच्छे जगह से करो, बिकॉज अगेन इन दिस केस द चूजिंग द राइट इंस्टीट्यूट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इंस्टीट्यूट का हिस्ट्री ज्योग्राफी थोड़ा बैकग्राउंड चेक करो, चेक करके करो, बिकॉज बहुत लोग ऑनलाइन करा रहा है, बहुत सारे सिलेबस चोरी करके कोई भी पढ़ा रहा है। हाँ, वो कौन पढ़ा रहा है वो भी बहुत मैटर करता है आज का तारीख में। कौन पढ़ा रहा है, उसका बैकग्राउंड क्या है, कितना साल का एक्सपीरियंस है, हाँ वो मैटर करता है। वो 2-3 साल एक्सपीरियंस वाला बंदा आके पढ़ाएगा, वो क्या सिखाएगा, वो तो खुद ही 2-3 साल एक्सपीरियंस वाला है। फीस कम लेते होंगे, लेकिन जरूरी नहीं है कि नो इट विल बी गुड। रेयर केसेस में इट माइट बी गुड, समबडी सुपर इंटेलिजेंट पढ़ा रहा है, वेल एंड गुड। मैंने देखा है ऐसा लोगों को भी जो 8-10 साल एक्सपीरियंस है, एक्सेल सिखा रहा है, दे आर वेरी पैशनेट अबाउट टीचिंग एंड दे टीच, सो दैट इज अ गुड थिंग। सो ऑलवेज चेक द बैकग्राउंड ऑफ द टीचर फर्स्ट एंड द इंस्टीट्यूट। टीचर का बैकग्राउंड चेक करना पहला बहुत जरूरी है, कौन पढ़ा रहा है। वो इंडस्ट्री वाला, लोग जनरली टर्म यूज करते हैं इंडस्ट्री, टॉट बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स। वो एक इंडस्ट्री एक्सपर्ट इज अ वेरी वेग टर्म। कौन पढ़ा रहा है वो दिखाओ, चपरासी पढ़ा रहा है या सीईओ पढ़ा रहा है, वो हमको जानना है, और उसका बैकग्राउंड क्या है। लिंक्डइन में जाके चेक करना चाहिए, तब उसमें एडमिशन लेना चाहिए, अदरवाइज नहीं लेना चाहिए। इट विल बी अ वेस्टेज ऑफ टाइम, वेस्टेज ऑफ, मतलब उस सर्टिफिकेट का कोई वैल्यू नहीं रहेगा, सीखने को ही नहीं मिलेगा ना। तो करना चाहिए ऑनलाइन, लेकिन सोच समझ के करो, अच्छे इंस्टीट्यूट से करो, फायदा है। जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज कराई जाती हैं, जैसे हमारे आई थिंक कॉलेजेस में भी कराई जाती हैं एंड स्कूल्स में भी कराई जाती हैं, राइट? तो वो किस तरीके से मतलब हेल्पफुल होता है, या और इसमें क्या हम लोग चेंजेस कर सकते हैं? मैंने जितना स्टूडेंट्स का सीवी देखा है,
ख़ास करके कॉलेज अंडर ग्रेजुएट लेवल पे, तो वो कॉलेज में जो फेस्ट होता है उसमें पार्टिसिपेट करता है। ये उसका जो ऑर्गेनाइजिंग टीम होता है उसमें पार्टिसिपेट नाम दिखा देता है, सीवी में लिखा रहता है। अल्टीमेटली किया क्या नोबडी नोज़। तो सीवी में लिखा रहता है मैंने ये कि टीम में था, उस टीम में फंड रेज़ किया, ये सब किया। तो जब डायरेक्टली डिटेल में पूछने लगता तब पता चला कि ज़्यादा कुछ इन्वॉल्वमेंट नहीं थे। हाँ, साथ में जाते थे। बाकी लोग काम करते थे, ये साथ में जाते थे, लेकिन सी में लिख दिया वाज़ पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजिंग कमिटी। तो ये सब चीज़ होते हैं। लेकिन ये जो कुछ बच स्कूल लेवल पे अगर देखा जाए तो हमारा टाइम पे एक एसयूपीडब्ल्यू बोल के एक क्लास होता था, सोशली यूज़फुल प्रोडक्टिव वर्क। वो कुछ नहीं था, वो हैंडीक्राफ्ट जैसा कुछ बना के घर से बना के लेके जाना पड़ता था। सो बट या आई मीन दैट हेल्प्स द स्टूडेंट टू डेवलप क्रिएटिविटी एंड ऑल दोज़ थिंग्स। डाउन द लाइन आई मीन एज़ दे ग्रो वो चेंज हो जाता। तो इन हाई स्कूल, कॉलेज में बच्चे लोगों को दे शुड डू सम इन गेट इन्वॉल्व विद नॉन प्रॉफिट्स, जैसा एनिमल वेलफेयर हो गया, सीनियर सिटीजन्स के लिए, जो डेस्टिट्यूट्स हैं उनके लिए। तो इस तरह का जो काम होता है, इसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं फॉरेन कंपनीज़। जब ये लोग कोई फॉरेन कंपनी में अप्लाई करेगा, तो वहाँ पे इसका इंडियन कंपनी में उतना कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज़ वी आर सो इम्यून टू अ लॉट ऑफ थिंग्स देख-देख के, कि हम उसमें वैल्यू नहीं देता है। लेकिन फॉरेन कंपनीज़, मल्टीनेशनल कंपनीज़, दे अटैच अ लॉट ऑफ वैल्यू टू द लाइफ बियॉन्ड द करिकुलम, द लाइफ आफ्टर योर स्कूल आवर्स, व्हाट डू यू डू? सो वहाँ पे ये इस तरह का नॉन प्रॉफिट वर्क एक्चुअली मैटर्स अ लॉट। और स्टूडेंट्स को भी अच्छा है, व्हेन देयर पर्सपेक्टिव चेंजेस टुवर्ड्स लाइफ, तो उनके लिए भी अच्छा है। पेरेंट्स का रोल एजुकेशन में स्टूडेंट्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है, सबसे ज़्यादा क्रिटिकल होता है ये। आप क्या एडवाइस करेंगे जो पेरेंट्स हैं, मतलब जो भी आज हम लोग की एज तक की, अभी तक की जो पेरेंट्स होते हैं वो इतने ज़्यादा एम्प्लॉयड तो नहीं होते हैं, क्योंकि तो वो गाइड नहीं कर सकते हैं। बट अब हम लोग की एज लोग को पता है कि आगे मतलब क्या चीज़ें टेक्नोलॉजीज़ आने वाली हैं, जो जो भी नई टेक्नोलॉजीज़, डाटा साइंस, मशीन लर्निंग, एआई वगैरह जो भी आ रही हैं, किस तरीके से पेरेंट्स को गाइड करना चाहिए अपने स्टूडेंट्स अपने सॉरी चाइल्ड को? See, parents, अगर they are, you know, qualified to counsel, because this is a question of counseling, career counseling, ठीक है? Other than be playing the role of a parent, the moment they cross that thin line, very thin line, and step into the role of a counselor, that becomes a very, a professional, a very qualified role. And unless वो parents qualified नहीं है to do counseling, or they have not done their homework, in terms of research on the internet, not talking to पड़ोस वाला नेबर, हाँ, वो उनसे नहीं, या पेरेंट टीचर्स मीटिंग में 4 लोग आए, झुंड बना के डिस्कस कर लिया बच्चों का करियर कैसे होना चाहिए, वैसा नहीं। वो क्वालिफाइड होना चाहिए, बिकॉज़ दे नीड टू बी कॉम्पिटेंट इनफ, वेदर इट इज़ देयर ओन चाइल्ड और समबडी एल्सेस चाइल्ड, खास करके अपना बच्चों के लिए क्वालिफाइड। अदरवाइज़ टेक दैट चाइल्ड टू अ क्वालिफाइड पर्सन फॉर काउंसलिंग। काउंसलिंग इज़ नॉट अ स्मॉल थिंग, वो खेल नहीं है कोई। उसमें पूरा एक बच्चे का, एक इंसान का ज़िंदगी, फ्यूचर उसमें जुड़े हुए हैं। गलत डिसीज़न का वजह से उसका फ्यूचर अफ़ेक्ट हो जाएगा। तो ज़बरदस्ती नहीं करना चाहिए। आज का तारीख में बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। अगर कोई 90% नहीं मिला तो उसका फ्यूचर अंधेरा है, ऐसा नहीं है। 40 वाला ब बच्चे भी बहुत आगे तक जाते हैं। बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स हैं जिनके एवरेज स्टूडेंट थे स्कूल में। बहुत सारे लोग हैं जो स्कूल में फेल होते थे, लेकिन आज बड़े-बड़े कंपनी का मालिक बन के बैठा है। तो ऑप्शंस बहुत है। आज का तारीख में नथिंग इज़ रेस्ट्रिक्टेड। किसी को ग्राफिक डिज़ाइनर बनना है तो बनने दो उसको। ग्राफिक डिज़ाइनर वाला मैं एक बंदे को जानता हूँ मुंबई में। वो बंदा ग्राफिक डिज़ाइनर थे, मेरे साथ ही काम करते थे, मेरा बाजू वाला टेबल पे बैठते थे। 40-50 हज़ार रुपया सैलरी मिलता था। एक दिन उसको एक मल्टीनेशनल फाइनेंस कंपनी से ऑफर आया, महीने में 1 लाख के ऊपर उसका सैलरी चला गया, ग्राफिक डिज़ाइनर। तो ग्राफिक डिज़ाइनर को, अगर वही मैं बोल रहा हूँ कि स्किल्स मैटर, तो वो अपने आप ऊपर अगर इन्वेस्ट करे, नया-नया चीज़ सीखे, तो दुनिया में आजकल बहुत अपॉर्च्युनिटी है, बहुत अपॉर्च्युनिटी। उस दिन मैं कॉलेज में देखा, नॉर्मल इंजीनियरिंग कॉलेज, हाँ, नॉर्मल इंजीनियरिंग कॉलेज में रियल वर्ल्ड में, रियल लाइफ फ्लाइट स्टिमुलेटर है। और उस कॉलेज में एविएशन का कोई डिग्री नहीं देते हैं, ना पढ़ाते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स को कुछ चीज़ें सिखाने के लिए रियल लाइफ फ्लाइट सिमुलेटर था। जो रोबोटिक प्रोस्थेटिक्स होता है, वो सिखाया जाता है। उसका प्रोग्रामिंग कैसे करता है, आईटी कंप्यूटर का ब्रांच है,
उसको प्रोग्राम कैसे करना पड़ेगा वो सिखा रहा है। तो अपॉर्च्युनिटी बहुत है आज का तारीख में। गेम कैसे डेवलप करना है, गेम में जो वो आजकल जैकेट्स पहनता है या कैमरा लगाते हैं, उसको कैसे प्रोग्राम करना है वो सिखा रहा है। सो देयर आर सो मेनी ऑप्शंस नाउअडेज़ एंड पेरेंट्स को ये सारी जानकारी ना होना ही पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, उनके पास नहीं होता है। तो अगर नहीं होता है तो देयर आर सर्टेन ऐप्स जैसा फॉर एग्ज़ाम्पल व्हाट्सऐप पे मेटा दिखता है, सर्कल वाला है। तो मेटा पे जाके पूछो कि माय चाइल्ड इज़ इन क्लास 12, ही हैज़ स्कोर्ड सो मच मार्क्स एंड ही वांट्स टू गेट into a domain related to science or arts or whatever, commerce. What are the career options? मेटा को पूछो। मेटा बता देगा, पूरा ऑप्शंस दे देता है। उनमें से फिर स्पेसिफिक क्वेश्चन और पूछो और जवाब मिलेगा। फिर उसको वैलिडेट करने के लिए किसी करियर काउंसलर के पास जाओ, साइकोमेट्रिक टेस्ट होता है, साइकोमेट्रिक टेस्ट से पता चलेगा। तो फ्री में भी साइकोमेट्रिक टेस्ट ऑनलाइन मिलता है, 16 पीएफ का जो टेस्ट होता है वो ऑनलाइन मिलता है फ्री में। तो बच्चे लोगों को वो टेस्ट हेल्प करो टू अंडरस्टैंड दोस क्वेश्चन, इंटरप्रेट करो एंड लेट देम टेक दैट, डोंट इन्फ्लुएंस द आंसर्स। बच्चे को हेल्प कर दो, क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दो, लेट देम टेक द टेस्ट। एटलीस्ट यू विल गेट एन आइडिया कि उसके लिए फ्यूचर में उसका इंक्लिनेशन, बेंट ऑफ माइंड किस तरफ है, एंड अकॉर्डिंगली ऑप्शंस खुला हुआ है। तो अभी थिंग्स हैव चेंज्ड। अभी वो पहला आर्ट्स कॉमर्स साइंस, आर्ट्स वाले खराब होता है, साइंस वाला सुपर इंटेलिजेंट होता है, वो सब चेंज हो गया, अभी वो सब नहीं चलता है। जो सॉफ्ट स्किल्स होती हैं लाइक कम्युनिकेशन करना, लीडरशिप, ये कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं और क्या स्टूडेंट्स इस चीज को वाकई स्टूडेंट्स में पाया जाता है जब आप स्टूडेंट से मिलते हैं? देखो, हर 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 इंसान जब पैदा होता है ना, तो हर इंसान में कुछ क्वालिटीज़ पहले से ही होते हैं, कुछ क्वालिटीज़ होते हैं जो सिखाना पड़ता है। अभी कम्युनिकेशन स्किल जो होते हैं, हाँ, वो पैदा होके रो के, मन भूख लगता है, बच्चा रोते हैं, कम्युनिकेट करता है, मम्मी उसको खाना देते हैं। तो कम्युनिकेशन तो वहीं से शुरुआत होता है। उसको सेलिंग स्किल्स, हाँ, बच्चे को पता होता है कि ज़मीन में रास्ते में बैठ गया, तो मैं जो माँग रहा हूँ मुझे मिलेगा। हाँ, ब्लैकमेलिंग 2 साल से सीख जाता है। हाँ, तो सेलिंग स्किल, कन्विंसिंग स्किल, ये सब तो इनहेरेंट है। इसके लिए कोई स्किल पढ़ना, हाँ, उसको कैसे हम डेवलप करें सही तरीक़ा से, वो सीखना पड़ता है। So there are certain skill sets which are people's to every individual is born with, and certain skill sets are need to be taught, developed, and all of that. Now, having said that, when students develop, I mean, when we all grow up, we lose certain qualities. For example, जो हमारा क्यूरियोसिटी, बीइंग क्यूरियस, बचपन में हम छोटे जब रहते तो हर बार क्यों, कहाँ, क्या, ये पूछते थे। लेकिन धीरे 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 जब हम कॉलेज की हाई स्कूल में जाते हैं तो ये क्वेश्चन करना बंद कर देते हैं, हम सोचना बंद कर देते हैं। एंड बिकॉज वी स्टॉप थिंकिंग, वी स्टॉप आस्किंग, इट्स एज सिंपल एज दैट, एंड वी स्टॉप बीइंग क्यूरियस। तो ये जो चीज़ें हैं, इसका वजह से हमारा जो पर्सनैलिटी होता है, इट गेट्स अफेक्टेड, एंड इट इज़ लाइक वी एग्जिस्ट, वी सर्वाइव, वी एग्जिस्ट, and beyond that, that existentialism, we are, I mean, there is nothing more to it. हाँ, अगर हम क्यूरियस होते हैं, सोचते हैं, दिमाग लगाते हैं, मैं एप्लीकेशन जो बोल रहा हूँ, एप्लीकेशन, तो दैट हैपेंस, दैट डाउन द लाइन, those kind of students, they get into the top universities, top, because they question, they try to find the answer, and that's how it moves. Okay. So just the last question, sir. सब बिगेस्ट चैलेंज जो जॉब सीकर्स इंडिया में फेस करते हैं, उससे कैसे ओवरकम करें स्टूडेंट्स? जानकारी इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो उसमें क्या होता है कि स्टूडेंट्स, टीचर्स, जैसे मैं टीचर का एग्जांपल दिया, पेरेंट्स, आई मीन आजकल इतना सारे अपॉर्चुनिटी है, एंड नोबडी इज ऑनलाइन। आप जो मेरे को इंट्रोडक्शन दे रहे थे, बोला कि मैं सोशली एक्टिव हूँ, बिकॉज आई ट्राई टू गेट माई फीड्स द राइट वे, आई कीप माई सेल्फ अवेयर। तो ये जो अवेयरनेस होता है ना, ये अवेयरनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीबॉडी, फॉर द टीचर, फॉर द स्टूडेंट, फॉर द पेरेंट, एवरीबॉडी। तो दुनिया में क्या हो रहा है वो जानना ज़रूरी है। हैविंग सेड दैट, अभी फॉर एग्जांपल अगर कोई स्टूडेंट आए, ग्रेजुएट स्टूडेंट, चाहे इंजीनियरिंग हो, नॉन इंजीनियरिंग हो, या पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट हो, तो आजकल सिंपल मेटा को भी पूछ सकते हैं कि दिस इज द परसेंटेज आई हैव स्कोर्ड, what kind of jobs am I likely to get, or this is the percentage I have scored, which are the career options that are available for me in India,
ऐसा करके इंडिया स्पेसिफाई करना पड़ता है, सो दैट द अपॉर्चुनिटी विच आर देयर इन इंडिया विल, अदरवाइज वो ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज दिखा देगा। तो इंडिया स्पेसिफिक अपॉर्चुनिटीज आ जाएगा, उनमें से रिसर्च करो ऑन यूजिंग AI। हाँ, फाइंड आउट व्हाट इज नीडेड, व्हाट इज एप्लीकेबल, व्हाट इज नॉट एप्लीकेबल, कहाँ पे होता है, कैसे होता है, कितना सैलरी मिलता है, कौन सा कंपनी हायर करते हैं, क्या स्किल सेट चाहते हैं, ये सारी चीज़ ऑनलाइन अवेलेबल है। तो स्टूडेंट्स को दे शुड बी, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि बी अवेयर, be aware, do the homework, be aware. Instead of watching reels, making reels, spend time doing those kind of things. And one, it doesn't take more than 2 days to do all those things. Once a person is aware कि हाँ मुझे डिसाइड करे कि मुझे ये बनना है, ये करना है, हाँ वो बनने और करने के लिए क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए, इंग्रेडिएंट्स का एक कोर्स करना है, तो चलो पता करते हैं कि ये कोर्स कौन सा इंस्टीट्यूट में होता है। 10 इंस्टीट्यूट घूमने से पता चलेगा कि कौन सा इंस्टीट्यूट सही है। और वही चीज़ कि नॉट नथिंग वर्बल, सामने व्हाट कैन यू पुट ऑन द टेबल। जैसा कंपनी स्टूडेंट से एक्सपेक्ट करता है कि वो टेबल पे क्या रख सकता है, तो स्टूडेंट भी जब कोई इंस्टीट्यूट में जाता है तो टेबल पे तुम क्या रख सकते हो मुझे दिखाओ, दिखाने के बाद हम एडमिशन लेगा, तुम दिखाओ पहले। वो तुम्हारा प्लेसमेंट पे आई एम नॉट इंटरेस्टेड, सीधा मुंह के ऊपर बोलते हैं आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन द प्लेसमेंट, मुझे दिखाओ तुम्हारा प्लेसमेंट अच्छे कंपनी में हुआ है, हमें ऑफर लेटर दिखाओ, शो मी दी ऑफर लेटर। तुम कहते हो तुम्हारा इंडस्ट्री एक्सपर्ट है, वेरी गुड, आई बिलीव यू, शो मी देयर CV, शो मी देयर बैकग्राउंड, गिव मी द लिंक्डइन प्रोफाइल, लेट मी गो थ्रू इट। तो देख लो पहला, कन्विंस योरसेल्फ दैट इज द राइट थिंग टू डू, एंड देन डू इट। एंड देन वंस यू हैव डन दैट, then the doors will be open. Then you can connect with the industry using LinkedIn and so many other platforms. Companies को बोलो कि this is my skill set, and how to write that, again Meta and all those people can write beautiful introductions. कोई भी AI टूल से लिखवा के लो, थोड़ा मॉडिफाई करना पड़ता है उसको, तो मॉडिफाई करके वो स्टार्ट अप्लाई, जॉब मिलेगा, जॉब मिलेगा। Just the last thing, sir. One small rapid fire, 4 to 5 questions only. Business or job? Business is good, but with a little bit of experience in the professional world, थोड़ा experience लेके करें, but business is good. Money or family? Family first. Okay. Health or money? Health रहेगा तो money आएगा। Passion or perseverance? Passion with the help of perseverance. Smart work or hard work? Smart work. Car or bike? It depends on the individual, depends on the local जहाँ पे रह रहा है, उसके ऊपर डिपेंड है। साइकिल भी चलेगा, चलना भी चलेगा। Indian food or Chinese food? Indian food is good. Indian. Okay. Okay. बिकॉज यहाँ पे हमारा, यहाँ पे जो चाइनीज नाम से जो बेचा जाता है ना, दैट इज नॉट चाइनीज। दैट इज सम काइंड ऑफ फ्यूजन, वो चाइनीज बिल्कुल नहीं है। जो चाइनीज रेस्टोरेंट, ऑथेंटिक चाइनीज रेस्टोरेंट पे जाएगा तो वहाँ का खाना काफी अलग होता है, बहुत ही अलग होता है। तो वो हेल्दी है, इट्स नॉट दैट कि वो अनहेल्दी है, बहुत ही हेल्दी है। ओके, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। उम्मीद है आपको ये पॉडकास्ट में काफी सारे इंसाइट्स मिले होंगे जो आप शायद लाइफ में बहुत जगह से कलेक्ट करने की कोशिश करते हैं, बहुत टाइम लगता है, बट हमने बहुत सारी चीजें की इसमें। सर का मैं लिंक्डइन प्रोफाइल कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, और भी अगर कोई लिंक्स वगैरह होंगे जिसे आप कनेक्ट कर सकते हैं सर से किसी वर्क के लिए, तो वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में ही दिखा दूंगा। बाकी नए पॉडकास्ट के लिए रेडी रहिएगा, मैं और भी बहुत अच्छे अच्छे पॉडकास्ट लाता रहूंगा। थैंक यू सौरव सर अगेन फॉर योर टाइम। माई प्लेजर मयंक, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और आपका, आप जब हमारा लिंक्डइन शेयर कर दोगे तो अगर कोई भी स्टूडेंट्स, आपका व्यूअर्स जो है पॉडकास्ट का, अगर किसी को कोई भी करियर गाइडेंस कभी भी चाहिए, इट्स ऑलवेज फ्री ऑफ कॉस्ट, नो चार्जेस। मेरे को लिंक्डइन से कनेक्ट कर सकता है, एंड आई विल ट्राई टू हेल्प हिम एज मच एज पॉसिबल।